तो जो हमारा नेक्स्ट टाइप का प्रोनाउन है पर्सनल नाउन के बाद, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं हम पहले समझ लें। ये इनकी पहचान तो बड़ी इजी है कि ये जो सेल्फ या सेल्व्स वाले प्रोनाउंस जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनका यूज़ किया जाता है जब हमें किसी प्रोनाउन पे एम्फेसाइज करना हो। मतलब जैसे बोलूँ मैंने खुद देखा है, आई सॉ इट माई सेल्फ, है ना। अब मैंने कहा तुम खुद करके दिखाओ, यू डू इट योर सेल्फ। तो देखिए अगर आगे सिंगुलर है तो पीछे भी सिंगुलर होगा, माई सेल्फ, ठीक है। योर के साथ सेल्फ भी हो सकता है और सेल्फ्स भी हो सकता है, क्योंकि योर ही सिंगुलर है, योर ही प्लूरल है। देम सेल्व्स होगा क्योंकि ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, ये प्लूरल तो ये भी प्लूरल, राइट। हर सेल्फ, हिमसेल्फ, बट आर सेल्व्स। तो एक याद रखिएगा, ऐसी गलती आ जाती है कभी कभी एग्जाम में कि वो यहाँ आर लिख देते हैं और फिर सेल्फ लिख देते हैं, तो सेल्फ गलत हो जाएगा। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कैसे किया जाता है, मैंने आपको बताया कि बात को एम्फेसाइज करने के लिए, उस बात पर जोर डालने के लिए, है ना, कि उन्होंने खुद कहा था। ये जो खुद वाली बात होती है ना, ये किससे लाते हैं हम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के जो रूल्स हैं वो बहुत इजी हैं एक्चुअली। मोस्टली इसमें सब कुछ याद रखने की बात है। क्या बात है, देखिए ये मैंने कुछ वर्ब्स लिख रखी हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं एक एक करके, जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना ही आना चाहिए। मतलब अगर नहीं आया तो गलती हो गई। कैसे, जैसे पहला वर्ड है एक्विट। देखिए एक्विट के दो मतलब होते हैं, एक होता है बरी होना, वो कोर्ट से नहीं जेल से बरी हो जाते हैं, बाइज्जत बरी, वो ये उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। एक्विट का दूसरा मतलब होता है टू प्रेजेंट योर सेल्फ, मतलब इसका मतलब होता है प्रस्तुत करना। अगर मुझे एक्विट का प्रयोग इस सेंस में करना होगा तब यहाँ पे ये रूल लगेगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो हैं डेफिनेट कुछ वर्ब्स के साथ यूज़ किए जाते हैं। तो एक्विट एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हमेशा हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ेगा। किस सेंस में, प्रस्तुत करने के सेंस में। जैसे ये 4th नंबर वाला एग्जाम्पल देखिए, ही एक्विटेड हिमसेल्फ एडमायरेबली इन द मीटिंग, कि उसने मीटिंग में खुद को बहुत प्रशंसनीय तरीके से प्रस्तुत किया। तो अगर इस सेंटेंस में हम हिमसेल्फ ना लिखें ना तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ही एक्विटेड एडमायरेबली इन द मीटिंग नहीं, ही एक्विटेड हिमसेल्फ, खुद को प्रस्तुत किया, राइट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, हिमसेल्फ। एब्सेंट, अच्छा एब्सेंट एडजेक्टिव भी है, एब्सेंट वर्ब भी है। तो अगर मैं बोल रही हूँ ही एब्सेंटेड फ्रॉम द मीटिंग तो गलत है, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग अब सही है ना। दे एब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द मैच, अब ये सही है। अवेल, अवेल का मतलब होता है फ़ायदा उठाना, है ना, किसी चीज़ का भरपूर लाभ ले लेना। तो यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी इन लाइफ, ठीक है। यहाँ पे अवेल लिखा था तो योर सेल्फ लिखना इम्पॉर्टेंट हो गया। रिकनसाइल, अम्यूज़, रिज़ाइन, अवेंज, रिवेंज, एन्जॉय, अप्लाई, अडॉप्ट, एडजस्ट, प्राइड। अब देखिए ये तो ऐसा है कि आपको एक दिमाग में रखना ही पड़ेगा कि ये वर्ड्स हैं, इनके साथ आपको हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना ही करना है, ठीक है। रिकनसाइल कर लेना, अम्यूज़ करना मतलब किसी को खुश करना, ठीक है। रिज़ाइन करना मतलब त्यागपत्र दे देना, अवेंज रिवेंज किसी से बदला लेना, एन्जॉय। अच्छा एन्जॉय देखिए 2 तरीके से यूज़ होता है। अगर मैंने लिखा है ही एन्जॉयड द मूवी तो यहाँ पे मैं कहाँ लगाऊंगी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे जो सेकेंड वाला एग्जाम्पल है, दे एन्जॉयड ड्यूरिंग समर वेकेशन, अभी यहाँ गलत हो गया सेंटेंस, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ज़रूरी है। तो दे एन्जॉयड देमसेल्व्स, राइट, ड्यूरिंग समर वेकेशन। यहाँ पे उसने जो एन्जॉय किया ये एक वर्ब है जिसके पास खुद का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं थी। ये सेंटेंस अपने आप में कैसा था, सही। तो आपको ये वर्ड्स जो हैं अपने दिमाग में फिट करने पड़ेंगे
और ऐसा होता है कि फिर जब आप देखते हो ना वो वर्ड्स तो ही आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा हाँ इसके साथ लगता है, इसके साथ नहीं लगता। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, राइट। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट रूल कहता है कि जैसे कुछ वर्ब्स थी जिनके बाद हमेशा ही हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ज़रूरी था, है ना, वैसे ही कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया जाता, मतलब गलती हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये वर्ब्स थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेंगी। कीप, स्टॉप, टर्न, बेद मतलब नहाना, है ना, मूव, रेस्ट और हाइड मतलब छुपना। जैसे लिखा है यू शुड कीप योर सेल्फ फ्रॉम बैड बॉयज़, तो ये गलत हो गया। आपको याद ही रखना है कि अगर कीप लिखा है तो योर सेल्फ मतलब कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना अलाउड ही नहीं है। ही हिड हिमसेल्फ इन द रूम, अब आप मुझे बताइए उसने खुद को कमरे में छुपाया या वो कमरे में छिपा? हिंदी के हिसाब से भी वो कमरे में छिपा इज़ करेक्ट, राइट। तो ही हिड इन द रूम, अब ये करेक्ट है। शी हैज़ क्वालिफाइड हर सेल्फ फ्रॉम द टेस्ट, तो एक मिनट, क्वालिफाई एक और ऐसी वर्ब होती है, यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे क्वालिफाई, एक और ऐसी वर्ब होती है जिसके साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता। सो शी हैज़ क्वालिफाइड फ्रॉम द टेस्ट या इन द टेस्ट, जो भी हमें लगेगा करेक्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो अब हम चलते हैं 8th रूल की तरफ कि कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज़ सब्जेक्ट की तरह नहीं किया जा सकता। हमने पहले ही समझा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज़ क्यों किया जा रहा है भाई, प्रोनाउन को क्या करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, मतलब बात पे थोड़ा ज़्यादा बल डालने या ज़ोर देने के लिए, ठीक है। तो उसका काम सिर्फ ज़ोर देना है, वो सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता। मतलब आई और माई सेल्फ दोनों इंटरचेंजेबल नहीं हैं, है ना। जैसे कि मैंने लिखा माई सेल्फ लाइक हिम, कोई मतलब का नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि वैसे भी यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट की ज़रूरत है और नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई। तो करेक्ट सेंटेंस है आई लाइक हिम, ठीक है। योर सेल्फ एंड ही रीच्ड देयर इन टाइम, अब अगेन योर सेल्फ की ज़रूरत नहीं है, यू। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिखा छोड़ दूँ आई माई सेल्फ लाइक हिम, कि मुझे वो खुद पसंद है, ठीक है, तो करेक्ट हो सकता है। पर आई की जगह माई सेल्फ को नहीं लिखा जा सकता, यू की जगह योर सेल्फ को नहीं लिखा जा सकता। और ये देखिए शी विल डू इट फॉर माई सेल्फ, तो यहाँ तो ये एकदम ही मिसमैच हो गया है ना। शी विल डू इट फॉर हर सेल्फ, करेक्ट, या शी विल डू इट फॉर मी, ये भी करेक्ट है। माई सेल्फ का प्रयोग केवल सब्जेक्ट की तरह या केवल ऑब्जेक्ट की तरह नहीं किया जा सकता, वो एक सपोर्टिंग चीज़ है और उसको सपोर्ट जिस चीज़ को देना है वो ऑलरेडी वहाँ पे होनी ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में सिर्फ 3 रूल थे। पहला, ऐसी वर्ब्स जिनके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगते हैं। दूसरा, ऐसी वर्ब्स जिनके साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज़ नहीं किया जाता, क्वालिफाई एक एक्स्ट्रा थी। और तीसरा क्या कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कभी सब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं किए जा सकते। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन क्या है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन जो हमें पढ़ना है वो है इनडेफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है। ये मैंने आपको नाउन के लेक्चर में भी समझाया था कि इनडेफिनिट का मतलब हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है, अनिश्चित। तो इनडेफिनिट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि अनिश्चित नाउन के लिए लगाए जा रहे हैं, मतलब हमें खुद नहीं पता कि ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। जैसे वन, समवन, वन एक ही जैसा प्रोनाउन है ना कि एक व्यक्ति को हमेशा ऐसा करना चाहिए, तो एक व्यक्ति मतलब सबकी बात कर रहे हैं। समवन मतलब क्या होता है, कोई। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि आप लोगों में से किसी को ऐसा डाउट अगर है कि समवन या समबडी में क्या फ़र्क होता है, तो कुछ नहीं होता, सेम है। समवन जो है ज़्यादा फॉर्मल है और समबडी थोड़ा कम फॉर्मल है, तो इसीलिए हम ज़्यादा बोलते हुए क्या इस्तेमाल करते हैं, समवन। बाकी थोड़ा इनफॉर्मल है, बाकी समबडी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। समवन, एनीवन, दोनों का मतलब कोई या किसी होता है, सेम ही मतलब होता है।
डिफरेंस क्या होता है ये हम एडजेक्टिव के लेक्चर में समझेंगे। फिर अगला देखते हैं हम ईदर या नीदर, आइदर नाइदर, दोनों प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है, एक ब्रिटिश इंग्लिश है एक अमेरिकन इंग्लिश है, ठीक है। तो करेक्ट इनकरेक्ट का कुछ नहीं है उसमें। एवरीवन सारे, नो वन कोई नहीं। तो अब समझिए जैसे मैं बात कर रही हूँ कोई अपनी चाबी यहाँ भूल गया, एग्जैक्ट यही मैंने आपको उस वक्त भी एग्जाम्पल दिया था, राइट। तो कोई चाबी भूल गया, मुझे नहीं पता कौन भूला है, तो इसीलिए अनिश्चित है ये, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस। तो सबसे पहला रूल जो इनडेफिनिट प्रोनाउंस का हमें समझना है वो क्या है कि ये जो वन नाम का इनडेफिनिट प्रोनाउन है ना, कि एक व्यक्ति को ना हमेशा ऐसा करना चाहिए, उस यूज़ के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वन का। तो वन के साथ किसी दूसरे प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया जाता। इसका क्या मतलब है, देखिए अभी हमने पूरा चार्ट पढ़ा था जिसमें हमने देखा था ही था, फिर उसका हिज हुआ, है ना, फिर हिमसेल्फ हुआ, तो ही के पूरे चार्ट थे, है ना, शी का था, आई का था, यू का था। अभी वन तो हमने नहीं पढ़ा, तो हमें अब ये याद रखना है कि वन के साथ किसी दूसरे प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया जा सकता। मतलब ये हिज, हिमसेल्फ, हर, देमसेल्फ, ये कुछ यूज़ नहीं होगा। तो क्या यूज़ होगा, वन हैज़ टू ऑलवेज लुक आफ्टर वन सेल्फ। वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, वन सेल्फ, तो हिमसेल्फ गलत है। वन मस्ट ओबे वंस एल्डर्स, हिज नहीं आएगा। वन मस्ट रिस्पेक्ट हिज कंट्री फॉर हिज सेक, तो ये हिज भी गलत है, ये हिज भी गलत है। यहाँ पे क्या आएगा, वंस कंट्री फॉर वंस सेक। सिंपल इनफ कि वन अगर एक किसी सेंटेंस में एक बार आ गया तो जितनी बार आएगा वो वन वाला ही प्रोनाउन लेगा। ही या का प्रोनाउन, दे का प्रोनाउन, शी का प्रोनाउन, वो किसी का भी प्रोनाउन नहीं लेगा। सिंपल। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट रूल जो कि इम्पॉर्टेंट है, ईदर और नीदर का फ़र्क आज हम समझ लें, ठीक है। तो पहली बात, ईदर और नीदर दोनों का यूज़ कब किया जाता है, जब दो चीज़ों की बात हो रही हो, जब दो ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही हो, है ना, तब हम किसका उपयोग करते हैं, ईदर और नीदर। जैसे ही दो से ज़्यादा की बात हो गई तो ईदर की जगह हम लिखने लगते हैं एनी या एनी वन, और नीदर की जगह हो जाता है नन या नो वन। तो हमें ये याद रखना है कि जब दो हैं तो ये, और दो से ज़्यादा हैं तो ये। जैसे कि ईदर एनी ऑफ दीज 50 स्टूडेंट्स, कितने हैं 50, तो क्या आएगा एनी। नन ऑफ हिज बॉडी पार्ट्स इज़ डिफेक्टिव। अच्छा समझिए, सिर्फ दो ही बॉडी पार्ट्स होते हैं क्या, नहीं, दो से तो ज़्यादा होते हैं। अगर दो की बात कर रहे होते, मैं बोल रही नीदर ऑफ हिज लंग्स इज़ इन्फेक्टेड, तो लंग्स कितने हैं भाई, दो, तो अब ठीक है, तो नीदर आएगा। बट बॉडी पार्ट्स तो दो से ज़्यादा होते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे नन, ठीक है। अभी उन्होंने क्या बोला, टू, आई कुडंट कॉन्टैक्ट ईदर एनी ऑफ 2 स्टूडेंट्स, कितने, दो, तो क्या आना चाहिए ईदर, राइट। तो हमेशा ईदर किसके लिए लगाएंगे, दो के लिए, नीदर किसके लिए लगाएंगे, दो के लिए। पर जब दो से ज़्यादा हो जाएंगे तो ईदर की जगह क्या आएगा एनी वन, और नीदर की जगह क्या आएगा नन या नो वन। साथ ही ऐसा सा ही मिलता जुलता कंसेप्ट है, इसे याद रखिएगा कि ईच अदर का प्रयोग हम करते हैं जब दो ऑब्जेक्ट्स की बात हो, जब दो चीज़ों की बात हो, दो लोगों की बात हो, और वन अनदर का प्रयोग करते हैं हम दो से ज़्यादा लोगों की बात करने के लिए, दो से ज़्यादा चीज़ों को रेफ़र करने के लिए। तो ये दोनों सिमिलर से थे, तो मैंने एक ही जगह असेंबल किए, आपको याद रखने में आसानी होगी, इसे याद रखिएगा, इट्स इम्पॉर्टेंट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट टाइप का जो प्रोनाउन हमें समझना है उसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल रिलेटिव प्रोनाउन के लिखे हुए मैंने, हु, विच, दैट, हुम, हुज, एट्सेट्रा। रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है भाई, कि ये दो नाउन को या एक नाउन एक प्रोनाउन को आपस में
जोड़ने का काम करती है, आपस में उनका रिलेशन जो है वो क्लियर करती है। इसका क्या मतलब है? मैंने बोला ये वही लड़की है जो कल मुझे मिली थी, ये वही बुक है जो आपने मुझसे ख़रीदने के लिए कही थी, ये वही फ्रेंड है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो जिसका, ये जो मैं बीच में बोल रही हूँ ना, ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है ना। ये वही है जिससे मैं आपको मिलाना चाहती थी, जिससे, है ना। हु, हुम, दैट, विच, यही सब प्रोनाउंस को क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटिव प्रोनाउन, जितने स्टार्स बनाना चाहें बना लीजिए। जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, काफ़ी कुछ पूछे जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस में से भी, क्योंकि कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं इससे, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन उस नाउन को क्वालिफाई करता है जो उसके सबसे पास लिखी हुई हो और वर्ब उसी नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है कि जैसे पहला सेंटेंस है, शी इज़ द गर्ल हु मेट मी यस्टरडे, ये वो लड़की है जो मुझे कल मिली थी। तो ये हु का मतलब क्या है यहाँ पे? जो। और ये जो मैंने किसके लिए लगाया हुआ है? गर्ल के लिए। बस पहली लाइन यही है कि जो भी नाउन इस रिलेटिव प्रोनाउन के सबसे पास लिखी हुई होगी ना, ये उसे क्वालिफाई करने लगेगा। और आगे की बात, मतलब वर्ब वाली बात समझाने के लिए हम चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में, ठीक है। द ऑफिस विच इज़ सिचुएटेड इन दिस सिटी हैज़ ब्यूटिफुल इंटीरियर्स, ठीक है। द ऑफिस विच, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? विच। विच किसके नाउन के बाजू में लिखा हुआ है? ऑफिस नाम की नाउन के बाजू में लिखा हुआ है। तो ऑफिस की बात कर रहा है अब विच, है ना। द ऑफिस विच इज़ सिचुएटेड इन दिस सिटी हैज़ ब्यूटिफुल इंटीरियर्स। तो ये इज़ मैंने किसके हिसाब से लगाया? ऑफिस के हिसाब से। क्यों? क्योंकि मैंने विच किसके लिए लगाया था? ऑफिस के लिए। जो भी उसके पास लिखा हुआ होगा वो उसे क्वालिफाई करने लगेगा, ठीक है। एक और समझिए, थर्ड एग्जाम्पल, हिंदी एंड गुजराती आर टू फॉर्म्स ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज विच वर स्पोकन इन मैनी पार्ट्स ऑफ एंशियंट इंडिया। तो यहाँ पे मेरा रिलेटिव प्रोनाउन क्या था? विच। विच किसके बाजू में लिखा हुआ है? संस्कृत लैंग्वेज के बाजू में। तो मतलब विच किसकी बात कर रहा होगा? संस्कृत लैंग्वेज की। हिंदी और गुजराती संस्कृत के दो फॉर्म्स हैं जो कि प्राचीन भारत में काफ़ी पार्ट्स में, काफ़ी जगहों में बोली जाती थी। क्या बोली जाती थी? संस्कृत लैंग्वेज। कैसे पता? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन ये है और इसके बाजू में क्या लिखा हुआ है? संस्कृत लैंग्वेज। तो ये वर्ब कैसे आएगा? यहाँ क्या आएगा? वॉज। पीओ का क्वेश्चन है ये। और इतना सा छोटा सा कंसेप्ट है कि जिस भी रिलेटिव प्रोनाउन के बाजू में जो नाउन लिखी रहेगी वो उसके क्वालिफाई करेगा और उसके हिसाब से हमें आगे वर्ब लगानी है और हमें आगे प्रोनाउन देना है जो भी, राइट। फोर्थ वन, डू यू थिंक इट इज़ आई हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन। अब मैं जो भी बोलूँगी आपको बड़ा अजीब लगने वाला है, बट ज़रूरी नहीं है कि हम जो सुनते आए हैं वही सही हो, ठीक है। तो डू यू थिंक इट इज़ आई, क्या तुम्हें लगता है वो मैं हूँ जो इस सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन क्या है भाई? हु, राइट। रिलेटिव प्रोनाउन हो गया हु, और किसके बाजू में लिखा है? आई के बाजू में लिखा है। तो ये हु किसे क्वालिफाई कर रहा है? आई को कर रहा है। अब मुझे बताइए, आई के साथ इज़ लगता है, एम लगता है या आर लगता है? एम लगता है, और यहाँ भी एम ही लगेगा। सो जस्ट बिकॉज मैंने किसी को हु के बाद एम का यूज़ करते नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत हो जाता है, राइट। तो आई होप ये जो रूल है ये आपको समझ में आया हो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है कि जिस नाउन या प्रोनाउन के बाजू में लिखा हुआ है ये उसी को क्वालिफाई करता है। तो जैसे ये विच, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे याद रखिएगा। और अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। जो नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल हमें समझना है वो ये कि हु कब यूज़ होता है और हुम कहाँ, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है इसमें कि हु कब और हुम कब। तो देखिए बहुत सिंपल है, जहाँ सब्जेक्ट
के लिए इस्तेमाल करना है वहाँ हूँ, जहाँ ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करना है वहाँ पर whom। जैसे लिखा है who या whom do you want to talk to। अच्छा मुझे बताइए किससे पूछ रहे हैं कि किससे बात करना चाहते हो? you से। वर्ब क्या है? want। you want to talk to, तो बात किसकी हो रही है? you की। जिससे होगी वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट, क्योंकि you तो क्या है? सब्जेक्ट है। तो अब हमें ज़रूरत किसकी है? ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे क्या आएगा? whom, who नहीं। अब ज़रूरी नहीं है कि शुरू में सब्जेक्ट ही लिखा हो या शुरू में ऑब्जेक्ट ही लिखा हो। यू वॉन्ट टू टॉक टू whom भी हो सकता था, राइट? पीछे भी लिख सकते थे, आगे भी लिख सकते हैं, बट करेक्शन क्या है वहाँ पे कि किसका उपयोग होगा? whom का। शी वॉज द वन हु मेट मी यस्टरडे। अभी देखो पहले अपन ना ये दो सेंटेंस समझते हैं, इससे अपन को बहुत कुछ क्लियर होगा। मैंने कहा ये वही लड़की है हु मेट मी, जो मुझे मिली कल। अब मैं किसकी बात कर रही थी? लड़की की। हु मेट मी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? लड़की मिली। किससे मिली? मुझसे मिली। मैंने खुद को किस में रखा है? ऑब्जेक्टिव केस में, करेक्ट। शी वॉज द वन हुम आई मेट यस्टरडे, ये वही लड़की है जिसको मैं मिली थी कल। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। अब ये भी समझिए कि यहाँ पे मैं हु लिख दूँ और हुम लिख दूँ, अब आपको चूज़ करना हो तो समझिए कि पीछे तो मी लिखा है, मतलब ऑब्जेक्ट तो सेंटेंस में ऑलरेडी है। अब किसकी ज़रूरत है? सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे क्या आ गया? हु, राइट। शी वॉज द वन हुम आई मेट, अब आई तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, मतलब मैं मिली, है ना? मैं मिली तो मैं सब्जेक्ट हो गई, जिससे मिली तो वो ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे हुम एकदम करेक्ट है। अब आप सोचिए कि जिसके लिए लिख रहे हैं बस वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने लिखा हु या होम डू यू विश टू सेलेक्ट फॉर योर कंपनी, कि आप इनमें से किसको सेलेक्ट करना चाहते हैं अपनी कंपनी के लिए। तो सेलेक्ट कौन करेगा? आप। कौन सेलेक्ट करेगा? आप। तो सब्जेक्ट कौन हो गए? आप। तो जो बच गए वो क्या होंगे? ऑब्जेक्ट। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? हुम, हु नहीं, है ना? क्योंकि सेलेक्टर कौन है? आप हो। वर्ब कौन परफॉर्म करेगा? आप परफॉर्म करोगे, राइट। ही वॉज टॉकिंग ऑफ द वुमन whom he said he met in Africa, है ना? वो उस वुमन, उस लेडी के बारे में बात कर रहा था जिससे उसने कहा था वो अफ्रीका में मिला था, राइट। जिससे उसने कहा था वो अफ्रीका में मिला था। अभी क्योंकि मैंने ही सेड और ही मेट इन अफ्रीका लिख दिया तो देखिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम मीनिंग समझते हैं सेंटेंस का कि वो बात कर रहा था लेडी के बारे में, समझ आ गया। उसने कहा ये समझ आ गया। ही मेट इन अफ्रीका, कौन मिला? ही। और ये ही सेड हटाई दीजिए अगर सेंटेंस से, तो ही सेड हटाने के बाद वुमेन whom ही मेट इन अफ्रीका, क्योंकि ही तो लगा ही हुआ है, सब्जेक्ट तो ऑलरेडी है। अब सेंटेंस में काहे की ज़रूरत है? ऑब्जेक्ट की, तो वो काहे से मिल जाएगा? whom से। सो whom ही मेट इन अफ्रीका। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। शी इज़ द काइंड ऑफ लेडी who everyone knows is intelligent। तो अब समझिए मेरी बात, सबको पता है बीच में बोल देने से कोई बात चेंज नहीं हो जानी। इसको मैं हटा के पढ़ूँ, शी इज़ द काइंड ऑफ लेडी जो इंटेलिजेंट है। अब whom इज़ इंटेलिजेंट या who इज़ इंटेलिजेंट? टेल मी। ऑफ कोर्स who इज़ इंटेलिजेंट, क्योंकि सब्जेक्ट की ज़रूरत है। लड़की जो है वही तो इंटेलिजेंट है, राइट। तो एवरीवन नोज बोलने से क्या हुआ? ये वैसी लड़की है जो सबको पता है इंटेलिजेंट है, या जो इंटेलिजेंट है, जो सबको पता है। बोलने ना बोलने से हु और इसके रिलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सिंपल है। सेंटेंस को पढ़िए, एनालाइज कीजिए और समझिए कि हमको सेंटेंस में सब्जेक्ट की ज़रूरत है या ऑब्जेक्ट की। अगर सब्जेक्ट की है तो हु और ऑब्जेक्ट की है तो हुम। सिंपल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो कहता है कि किस किस केस में हु और विच गलत होते हैं और उनकी जगह हमें एक्चुअली यूज़ क्या करना पड़ता है? दैट। मीनिंग वही है जो। तो पहली बात कि अगर मैंने कोई भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में कोई सुपरलेटिव डिग्री देखी एडजेक्टिव की। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है भाई? अभी हम डिटेल में एडजेक्टिव के सेक्शन में पढ़ेंगे। अभी हम समझ लेते हैं कि हमारे पास जैसे एक एडजेक्टिव है गुड, तो गुड का कंपैरेटिव हुआ बेटर,
और सुपरलेटिव हुआ बेस्ट। तो ये वाली जो डिग्रीज होती है ना, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, है ना, ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, तो ये वाली जो डिग्रीज है ना, इन्हें हम कहते हैं सुपरलेटिव। तो अगर किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री मेंशन हुई है तो वहाँ पे हम विच नहीं लगाएंगे। दिस इज़ द बेस्ट मूवी विच आई हैव एवर सीन, नहीं, दैट आई हैव एवर सीन, ये करेक्ट है। ये अभी तक का बेस्ट फूड है जो मैंने खाया है, विच आई हैव एवर हैड, नहीं, दैट आई हैव एवर हैड। क्यों? क्योंकि आगे मैंने क्या यूज़ किया है, बेस्ट। यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन हु एवर केम इन टू माई लाइफ, हु अगर लगाती तो गलत हो जाता, दैट लगाया है इसीलिए सही है। तो कौन कौन से केसेस हैं जहाँ में हम हु और विच की जगह किसको प्रेफरेंस देंगे, दैट को। तो पहला तो क्या हो गया भाई केस, सुपरलेटिव डिग्री के बाद। दूसरा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हु और व्हाट के बाद। क्या है, एक बार हु लगाने के बाद वापस हु लगाओगे तो अजीब सा ही सुनाई देगा। हु इज़ द गर्ल हु कम्स टू योर ड्रीम्स, वो कौन लड़की है जो तुम्हारे सपनों में आती है, राइट। तो अब अजीब सा हो गया यहाँ पे। तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। समझते हैं अपन, एक और टाइप होता है ऐसे प्रोनाउन जिनसे क्वेश्चन पूछने का काम किया जाता है ना। हु इज़ योर मदर, वेयर इज़ योर मदर, व्हाट इज़ योर जॉब, व्हाट इज़ योर जॉब, राइट। तो ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, जब इनसे क्वेश्चन पूछने का काम किया जाए, प्रश्नवाचक हूँ जब ये, तो इंट्रोगेटिव। और सेंटेंसेस के बीच में आ जाएं तो वही क्या हो जाते हैं, रिलेटिव। वेरी सिंपल, राइट। सो क्या है, हु इज़ द गर्ल दैट कम्स टू योर ड्रीम्स, है ना, वो कौन लड़की है जो तुम्हारे सपनों में आती है। वॉट इज़ द थॉट विच दैट इज़ बॉदरिंग यू। अब अजीब से साउंड हो रहा है ना, दो इंट्रोगेटिव सेम से प्रोनाउंस। तो वॉट इज़ द थॉट दैट इज़ बॉदरिंग यू, वो क्या थॉट है जो तुम्हें परेशान कर रही है या जिसकी वजह से तुम परेशान हो रहे हो। तो क्या पढ़ रहे हैं हम कि ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहाँ पे हु और विच की जगह दैट लगाया जाता है। पहला केस किसी सुपरलेटिव डिग्री के बाद। दूसरा केस हु और व्हाट जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनकर आ जाएं तब किसका प्रयोग किया जाता है, दैट का, एज रिलेटिव प्रोनाउन। तो चलिए थर्ड केस देखते हैं, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं कि यदि सेंटेंस में ऑल, सम, सेम, एनी, ओनली, नथिंग ये सब वर्ड्स आएँ और इसके बाद हमें रिलेटिव प्रोनाउन लगे तो वहाँ भी हु या विच की जगह किसका प्रयोग किया जाता है, दैट का, राइट। जैसे कि सबने सुना है हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। सो ऑल विच ग्लिटर्स, क्योंकि चीज़ों के लिए बोलना था तो विच तो नहीं लगा दिया, क्या लगाया है, दैट। कहावत है जो फेमस है, राइट। इट इज़ द सेम बुक दैट यू टोल्ड मी टू रीड, ये वही बुक है, सेम, जो, तो विच अगेन नहीं आया, क्या आया है, दैट। क्यों? क्योंकि क्या वर्ड इस्तेमाल किया था हमने, सेम। देयर इज़ नथिंग दैट कुड डिस्टर्ब हिम, ऐसा कुछ नहीं है जो उसे डिस्टर्ब कर सकता था, सकता है, तो नथिंग के आगे क्या लगा हुआ है, दैट। सिंपल, आपको ये वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे, ऑल, सम, सेम, एनी, ओनली, नथिंग। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ जो है 14th नंबर का रूल, जो क्या कहता है कि भाई हुज जो है ना, जिसका या किसका, दोनों तरीके से इसका अर्थ लिया जा सकता है। यदि इंटरोगेटिव प्रोनाउन है तो क्या हो जाएगा, किसका, है ना, हुज वॉच इज़ दिस, किसकी घड़ी है ये। और अगर रिलेटिव प्रोनाउन है, मतलब बीच में कहीं आ रहा है, क्वेश्चन पूछने के काम नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, जिसका। जैसे हु का होता है कौन और जो, राइट। तो हुज का उपयोग केवल किसके लिए किया जाता है, इंसानों के लिए, ह्यूमंस के लिए। और जब किसी नॉन लिविंग चीज़ की बात आए, किसी ऑब्जेक्ट की बात आए, तो किसका प्रयोग करना पड़ेगा, ऑफ विच, राइट। आई हैव अ फ्रेंड हुज वॉच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, तो मेरा एक दोस्त है, देखिए हुज किसके बाजू में लिखा हुआ है, फ्रेंड, तो जिसकी वॉच गोल्ड की बनी हुई है, कोई गलती नहीं है, एकदम बढ़िया, सही है ये। आई हैव अ वॉच हुज डायल इज़ मेड ऑफ गोल्ड,
मेरे पास एक वॉच है, अब हुज किसके लिए यूज़ किया गया? वॉच के लिए तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हुज का प्रयोग केवल और केवल इंसानों के लिए, ह्यूमंस के लिए किया जाता है, तो ये गलत हो गया। इसे करेक्ट कैसे करना पड़ेगा? ऑफ विच लगेगा, किसकी जगह? हुज की जगह। सो आई हैव अ वॉच द डायल ऑफ विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। अब ये करेक्ट हो गया। तो याद रखिएगा, हुज केवल और केवल ह्यूमन बींग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नॉन लिविंग चीज़ों के लिए नहीं। नॉन लिविंग चीज़ों के लिए क्या यूज़ किया जाता है? ऑफ विच। करेक्ट? आई होप ये क्लियर हो। तो हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। लास्ट टाइप का प्रोनाउन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, जिसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया कि जिन प्रोनाउंस का प्रयोग क्वेश्चन करने के लिए किया जाता है उन्हें हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। जैसे हु, व्हाट, वेयर, विच, है ना, ये सब क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो इसका एक रूल है, और जो प्रोनाउंस का लास्ट रूल भी है कि भाई हु का प्रयोग इंसानों के लिए और विच का प्रयोग नॉन लिविंग चीज़ों के लिए किया जाता है। पर जब हमें दो में से किसी एक को चूज़ करना हो या कंपैरिजन का केस हो तो हु और व्हाट की जगह विच लगता है। अभी हमने ये सीखा कि कभी भी हम ऑफ विच लिखते हैं अगर हमें किसका का अर्थ देना पड़ता है, किसकी जगह? हुज की जगह। क्यों? क्योंकि हुज लगता है व्यक्तियों के लिए, ठीक है। तो हु का ही पजेसिव फॉर्म है हुज, तो जब हु पर्सन्स के लिए लगेगा तभी तो हुज पर्सन्स के लिए लगेगा। करेक्ट? एक चेन होती है। और वैसे ही विच किसके लिए लगता है? नॉन लिविंग चीज़ों के लिए। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि बुक है तो विच है, मूवी है तो विच है, कबर्ड है तो विच है। अभी हमने इसीलिए सीखा कि विच की जगह हम कहाँ कहाँ दैट लगाते हैं, क्योंकि कायदे से वहाँ लगना चाहिए विच। दिस इज़ द बेस्ट फूड विच आई हैव एवर हैड। क्यों? क्योंकि फूड है, क्योंकि क्या है? नॉन लिविंग है। पर अब उसका एक अलग पैरेलल ट्रैक चला गया, क्या कि अगर वहाँ पे सेम हो, सम हो, नथिंग हो या सुपरलेटिव डिग्री हो तो हम वहाँ पे हमेशा क्या लगाते हैं? दैट। तो ये याद रखिए कि पहली बात, हु का प्रयोग केवल और केवल पर्सन्स के लिए, उसी तरीके से हुज भी, और विच का प्रयोग नॉन लिविंग चीज़ों के लिए किया जाता है, ये हमें याद रखना है। पर कभी कभी क्या होता है कि जब हमको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7, हमको 8 चॉकलेट्स दी गई, ठीक है, तो मैंने बोला विच ऑफ द चॉकलेट्स यू वांट। क्यों? क्योंकि चॉकलेट्स कैसी हैं? नॉन लिविंग। तो हमने बोला इसमें से कौन सी चॉकलेट चाहिए, तो विच। करेक्ट है। पर तुम्हारे 8 दोस्त हैं तुम्हारे सामने, और अब मैंने बोला कि इन दोनों में से कौन सा दोस्त है जो तुम्हारे ज़्यादा करीब है, कौन सा दोस्त है जो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझता है तुम्हें, तो यहाँ पे मैं हूँ नहीं बोलूँगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम्हारे पास क्या है? चॉइस है, तुम्हें किसी को चूज़ करना है। कंपैरिजन का केस है, सबको कंपेयर करना है और बताना है किसकी अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे साथ सबसे बेहतर बैठती है। तो यहाँ पे तुम हूँ नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? विच। राइट? ये एक एक्सेप्शन है, इसे हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे अमंग द 2 फ्रेंड्स हु विच इज़ क्लोजर टू यू, तो यहाँ पे क्या आएगा? विच, क्योंकि मैंने क्या लिख दिया? अमंग द 2 फ्रेंड्स। अदरवाइज मैं अगर आपको नॉर्मली पूछूं कि दुनिया में कौन है जो तुम्हारे सबसे करीब है, तो मैं बोलूँगी हु इज़ क्लोजेस्ट टू यू इन दिस वर्ल्ड। राइट? क्योंकि वहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं था। अगर मैं बोलूँ हु इज़ योर मदर, तो मुझे आप उनका क्या बता दोगे? नाम, है ना, कि ये भैया ये मेरी मम्मी है, या तुम उनको पॉइंट करके बोल दोगे कि दैट इज़ माई मदर, ठीक है। बट अब एक फ़ोटोग्राफ है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, और इन बहुत सारे लोगों में से तुम्हें मुझे बताना है इसमें से तुम्हारी मम्मी कौन सी है। सो नाउ यू हैव टू चूज़ वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। गिवन ऑप्शंस में से आपको एक चूज़ करना है। तो जैसे ही चॉइस का केस आ गया, चूज़ करने की बात आ गई, तो वहाँ पे हु की जगह विच लगना शुरू हो जाता है, भले ही बात इंसानों की, लिविंग थिंग्स की हो रही हो। तो यहाँ पे हमारा लास्ट जो रूल था वो ख़त्म होता है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोनाउंस के इतने ही टाइप हैं। हमने वो टाइप्स और वो रूल्स पढ़े हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिन पे बेस्ड हमें क्या पढ़ने थे? रूल्स। और वो रूल्स हमने कैसे डिसाइड किए? जिन पे फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब जैसा कि मैंने क्वेश्चंस
कहा था कि मैं आपसे करवाऊंगी हर एक सेशन के बाद प्रीवियस ईयर्स के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ और समझते हैं कि हमें कितनी हेल्प मिली है इस वीडियो से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है SSC CGL 2016। मी एंड माई वाइफ वर एट होम लास्ट नाइट। मी एंड माई वाइफ वर एट होम लास्ट नाइट। कुछ गलती दिख रही है आप लोगों को? आई होप एंड आई गेस दिख गई हो कि ये तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह नॉमिनेटिव केस आना चाहिए, तो यहाँ पे मी नहीं आई आएगा। सिंपल। वॉज इट हिम, गलती तो वैसे यहीं पकड़ा जानी चाहिए पर ऐसा करते नहीं हैं। हमेशा पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं पहले और जल्दी से किसी कंक्लूजन पे जंप नहीं करते हैं, राइट। सो हमने पढ़ा कि वॉज, वर, इज, एम आर, बी के बाद अगर हमें कोई प्रोनाउन देना होता है तो वो क्या होता है? नॉमिनेटिव केस का। वॉज इट हिम या वॉज इट ही दैट द टीचर पनिश्ड फॉर नॉट सबमिटिंग हिज प्रोजेक्ट ऑन टाइम। क्या ये वो लड़का था जिसे टीचर ने पनिश किया? किसके लिए? अपना प्रोजेक्ट टाइम से सबमिट ना करने के लिए। ठीक है, तो हिम नहीं ही। क्यों? क्योंकि इज, एम आर, वॉज, वर, बी के बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है तो उसे किस केस में लिखना है? हमेशा नॉमिनेटिव केस में। ये हमने डिस्कस किया था SSC CGL 2017। ये Tier 2 का क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, everyone who visits Singapore is impressed by its cleanliness, which is mainly a result of rigorous implementation of their strict laws. बैंक PO 2016। तो हमने कहा कि हर वो व्यक्ति जो सिंगापुर विजिट करता है वो उसकी क्लीनलीनेस से इम्प्रेस हो जाता है, जो कि मेनली रिजल्ट है रिगरस मतलब कड़े, इम्प्लीमेंट करना मतलब लागू करना, स्ट्रिक्ट लॉज जो उनके कड़े नियम हैं उनको कड़े तरीके से लागू करने का रिजल्ट है। ठीक है, अब मुझे बात बताइए, सिंगापुर एक कंट्री है, सिंगुलर ही होगी, और अगर सिंगुलर नाउन के लिए मुझे कोई प्रोनाउन देना है तो वो कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो जिस टेबल को हमने शुरू में समझा था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना, और पजेसिव केस, तो मुझे बताइए कि दे का पजेसिव तो था देयर, तो कोई कंट्री है उसके लिए हम क्या लगाएंगे? इट, और इट का पजेसिव क्या होगा? इट्स। तो सिंगापुर तो एक है, सिंगुलर है, तो देयर की ज़रूरत नहीं है, इट्स आएगा, और यही यहाँ पे गलती थी। करेक्ट। आई एन्जॉयड ड्यूरिंग माई टेन्योर एट शिमला। SSC CGL 2017। हमने सीखा कि कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके बाद क्या लगाना ज़रूरी है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई एन्जॉयड माई सेल्फ ड्यूरिंग माई टेन्योर एट शिमला। नाउ इट इज़ करेक्ट। फिफ्थ वन, यू नीड टू रीड दीज काइंड ऑफ बुक्स फॉर द टेस्ट। तो ये समझिए कि हमने पढ़ा था दिस और दीज, काइंड और काइंड्स, सॉर्ट और सॉर्ट्स, टाइप और टाइप्स। तो अगर यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर होना चाहिए, यहाँ प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल होना चाहिए। तो गलती क्या है? दिस काइंड ऑफ बुक्स या दीज काइंड्स ऑफ बुक्स। करेक्ट। सिंगुलर और प्लूरल की जो यूनिफॉर्मिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए। ये क्लियर हो गया? चलिए हम बढ़ते हैं सेकेंड स्लाइड की तरफ कि भाई the students met the college authority whom allowed them to sit for the exams। काफ़ी जगह SI और ASIs में पूछा गया क्वेश्चन। तो whom कॉलेज अथॉरिटी के लिए इस्तेमाल करना है अगर, क्योंकि इसी के बाजू में लिखा गया है, तो हम समझें कि स्टूडेंट्स मिले किससे? कॉलेज अथॉरिटी से, जिसने अलाउ किया उन्हें एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए। तो अलाउ किसने किया? कॉलेज अथॉरिटी ने। तो कोई वर्ब परफॉर्म की, और वर्ब परफॉर्म की तो क्या बन गया वो? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? हु। तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड क्या है? हु। हु अलाउड देम टू सिट फॉर द एग्जाम्स। राइट। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, सैराट। आप सबने इसका नाम सुना होगा, मूवी का, मराठी मूवी है। सैराट इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट इन द लिस्ट of contemporary Marathi movies which appeared in recent times। Again हमने अभी ही डिस्कस किया कि यदि सुपरलेटिव डिग्री आती है, भाई कैसे आई? कि सैराट उन लेटेस्ट मूवीज़ में से है जो लिस्ट में आई हैं। कौन सी लिस्ट में? कंटेम्प्ररी मराठी मूवीज़ की, मतलब इस समय जो आ रही है मराठी मूवीज़, है ना, जो कि रिसेंट टाइम्स में आई हैं। तो
अगर मैंने कभी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया है तो हमेशा हम विच और हु की जगह क्या प्रयोग करते हैं, दैट। हालांकि मूवी थी तो कायदे से विच आना चाहिए क्योंकि कैसी है, नॉन लिविंग, बट यहाँ पे क्या आएगा, दैट, क्योंकि आगे क्या आ गई है, सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8. The government has introduced a new law who forces farmers to sell their produce only to licensed dealers. अब मुझे बताइए, the government has introduced a law who forces farmers. गवर्नमेंट ने एक ऐसा नया कानून बनाया है, इंट्रोड्यूस किया है, जो फार्मर्स को फोर्स करता है, किसानों को बाधित करता है कि वो अपनी जो फसल हैं वो केवल लाइसेंस्ड डीलर्स को ही बेचें। तो ये हु किसके लिए इस्तेमाल किया मैंने, अच्छा हमने सीखा रिलेटिव प्रोनाउन जिस भी नाउन के बाजू में हो, जिस भी प्रोनाउन के बाजू में, उसके लिए यूज़ किया जाने लगता है। तो लॉ तो भाई कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है, तो हु आना चाहिए क्या, नहीं, क्या आना चाहिए, विच फोर्सेस फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस ओनली टू लाइसेंस्ड डीलर्स, राइट। अगर ये होता कि द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द लेटेस्ट लॉ, तो अगर यहाँ पे भी मैं लेटेस्ट लिख देती ना कि अभी सबसे बाद में आया है, तो यहाँ भी फिर विच की जगह भी क्या हो जाता, दैट। किसकी वजह से, सुपरलेटिव डिग्री की वजह से। पर अभी क्या सही है, विच। हु तो आ ही नहीं सकता, हु तो किसके लिए लगता है भाई, लिविंग चीज़ों के लिए, इंसानों के लिए लगता है। SBI क्लर्क 2018 में पूछा गया सवाल। वन शुड कीप हिज वर्ड। अब ये वर्ड वो है जो हमेशा सिंगुलर रहता है, जो हमने नाउन में डिस्कस किया था, प्रॉमिस, जुबान, राइट। CGL 2017 Tier 1। वन शुड कीप हिज वर्ड, हमने पढ़ा कि एक बार जब सेंटेंस में वन आ जाता है तो वो हमेशा खुद को सेंटेंस में रिपीट करते रहता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वंस वर्ड, राइट। मैन इज़ द ओनली एनिमल हु कैन टॉक। SSC में सेक्शन ऑफिसर, हाँ, कमर्शियल ऑडिट में आया हुआ है। सो मैन इज़ द ओनली एनिमल हु कैन टॉक। मैन अकेला ऐसा एनिमल है जो बात कर सकता है। अब मुझे बताइए, ओनली आ गया तो हु या विच लगाऊं या दैट, दैट ऑफ कोर्स, हु गलत है। सो मैन इज़ द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक। आई होप आपको ये समझ में आया हो। प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस लगाते रहिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपके क्वेश्चंस के जो चमकता है ना दिमाग में, वो आने की स्पीड बढ़ जाएगी। कि ओनली लिखा है तो दैट आना है, कि वन लिखा है तो हिज नहीं आएगा। ये उतना याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए। मैं मिलूँगी आपसे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।